हेलो फ्रेंड्स, मैं यश जौहरी। तो आज हम कार्बन कंपाउंड्स का पार्ट 2 करते हैं। इससे पहले पिछले लेक्चर्स में हमने आपके साथ जो डिस्कशन किया था वो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, जैसे कार्बन का कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनता है कार्बन में, कार्बन का टेट्रावैलेंट नेचर, कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ अटैच करता है, दूसरा तीसरे कार्बन के साथ अटैच करता है। साथ ही हमने पिछले इलेक्ट्रो लेक्चर्स में कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी डिस्कशन किया था, जैसे डायमंड, ग्राफाइट, बकमिंस्टर, फुलरीन जो तीसरा एलोट्रॉप होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्राफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डायमंड में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ग्राफाइट में लेयर्स बनती हैं और ये लेयर्स आपस में वैन फोर्सेस के थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने यूजर्स ऑफ डायमंड ग्राफाइट भी किए थे, यूजर्स ऑफ ग्राफाइट, यूजर्स ऑफ डायमंड। और इसके बाद हमने कुछ और भी चीज़ डिस्कशन किया था, जैसे कि कार्बन में सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के ही क्यों बनते हैं। फिर थोड़ा सा हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया था, उनके डिफरेंसेस बताए थे। और इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर भी बताया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कैसे कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग यानी कोवलेंट बॉन्डिंग भी अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की हमने बताई थी। तो आज हम डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा आइसोमेरिज्म के ऊपर कि आइसोमर्स क्या होते हैं और आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म जो है वो एक ऐसा फिनोमेना है by which the organic compound they have the same molecular formula but they have different structures। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका कि सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला हो मगर उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है। और इनके फिनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म। फॉर इंस्टेंस सपोज करिए कि नॉर्मल ब्यूटेन है हमारे पास। नॉर्मल ब्यूटेन यानी 4 कार्बन का बना हुआ कंपाउंड, अल्केन है ये। ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है। इसके कितने और आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसके दूसरा आइसोमर ये वाला पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। और ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन। तो इसका मतलब एक आइसोमर हमारा ये वाला हो गया और दूसरा आइसोमर हमारा आइसो ब्यूटेन हो गया। तो 2 आइसोमर हमारे नॉर्मल ब्यूटेन के अंदर होते हैं। दूसरा नॉर्मल पेंटेन ले लेते हैं, यानी C5S12। आप ऊपर भी देखिए कि इसमें C4S10 दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। C4S10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। और इस स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाने की वजह से प्रॉपर्टी भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है हमारी। और इनके कार्बन, इनके एटम्स का अरेंजमेंट भी डिफरेंट होता है। तो नॉर्मल पेंटेन ले लेते हैं हम लोग। तो नॉर्मल पेंटेन जैसे 1 2 3 4 5 5 कार्बन का बना हुआ कंपाउंड, CH3 CH2 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 CH3। एक आइसोमर तो ये। दूसरा आइसोमर हम लोग सेकंड प्लेस पे एक कार्बन या एक अल्का मिथाइल ग्रुप को अटैच करा देते हैं। ये हो जाता है हमारा आइसो पेंटेन। और तीसरा आइसोमर है हमारा सेकंड प्लेस पे, कार्बन के सेकंड प्लेस पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं। ये हमारा कहा जाता है नियो पेंटेन। तो इसके 3 आइसोमर हो सकते हैं। एक आइसोमर नॉर्मल पेंटेन और दूसरा आइसोमर हमारा आइसोपेंटेन, तीसरा आइसोमर हमारा नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, नियो हम लोग तब लगाते हैं जब हम देखते हैं कि कार्बन के जो सेकंड मोस्ट कार्बन होता है उस पर अगर 2 मिथाइल अटैच होते हैं तो हम लोग नियो
लगाते हैं। और अगर हम लोग का एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो सेकंड मोस्ट कार्बन एटम पे, सेकंड प्लेस पे तो सेकंड कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो हम लोग आइसो लगाते हैं। ओके, तो इसी तरीके से नॉर्मल हेक्सेन के भी हमारे आइसोमर्स पॉसिबल हैं, 5 आइसोमर्स पॉसिबल है, और 3 आइसोमर हमारे पेंटेन के पॉसिबल है, और 2 आइसोमर्स हमारे ब्यूटेन के पॉसिबल है। मगर मीथेन, इथेन, प्रोपेन में कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं होती, इसमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं होगी, नो आइसोमर्स आर फॉर्म्ड। इसी तरीके से इथेन में कोई आइसोमेरिज्म नहीं होगी, प्रोपेन में कोई आइसोमेरिज्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज दे कंटेन ओनली 1, 2 और 3 एटम्स ऑफ द कार्बन रेस्पेक्टिवली। तो हमें 3 कार्बन एटम से ज़्यादा कार्बन की ज़रूरत है ये आइसोमर्स बनाने के लिए, जो यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है नॉर्मल पेंटेन में, नॉर्मल ब्यूटेन में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आइसोमर्स ब्यूटेन में और पेंटेन में देखते हैं, मगर इथेन, प्रोपेन और मीथेन में नहीं देखते हैं। तो isomerism is the phenomena in which more than one compounds have the same chemical formula but have the different chemical structures, and they have different physical properties, and their arrangement of atoms in the molecules, they are called isomers. Okay, इसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कुछ IUPAC नेमिंग देखेंगे, जो हम लोगों ने अभी पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन देखा था, अब यहाँ पे हम दूसरे कंपाउंड्स का देखते हैं। मगर बिफोर दैट हम इस पे कुछ हाइड्रोकार्बन्स के जो ब्रांच चेन्स वाले कंपाउंड्स होते हैं उसकी नेमिंग कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसा सपोज करिए कि IUPAC ऑफ अ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, सपोज करिए ये कार्बन हमारे पास 3 कार्बन का कंपाउंड है और इसके सेकंड प्लेस पे ये वाला कार्बन अटैच है, तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो इसकी नेमिंग करने का तरीका ये होता है कि हम इसमें पहले स्ट्रेट कार्बन चेन ले लेंगे। एक स्ट्रेट कार्बन चेन हम लोगों ने, लॉन्गेस्ट चेन हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली, और इसके बाद हम लोग नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ पे हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है, वो सब्स्टिट्यूएंट्स हमारा जो एक लॉन्गेस्ट चेन में अटैच होता है वो अल्काइल ग्रुप्स कहा जाता है उनको, अल्काइल ग्रुप। जैसे कि एक कार्बन का अगर कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है तो उसको हम लोग मिथाइल ग्रुप कहते हैं। 2 कार्बन का अगर कोई अल्काइल ग्रुप है तो हम लोग उसको इथाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल ग्रुप कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप अटैच है जिसको हम लोग मिथाइल ग्रुप कहेंगे। यहाँ पे हम हाइड्रोजन के नंबर्स लगा देते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने पहले सेलेक्ट कर ली, कितने कार्बन एटम की? 3 कार्बन एटम की। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ पे हम लोग के जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं उस पे जो नंबर आ रहा हो वो मिनिमम नंबर आ रहा हो, कम से कम नंबर आ रहा हो, तो वहाँ से हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे ये 3 कार्बन एटम का है तो ये क्या हो सकता है? प्रोपेन। मगर सेकंड प्लेस ऑफ द कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक, इसके बाद सपोज करिए कि हमारे पास कंपाउंड इस तरीके का दिया हुआ है, और इस पे हमारा मिथाइल ग्रुप ऐसे अटैच है,
और हमसे किसी ने कहा है कि इसकी IUPAC नेमिंग करें। तो इसकी IUPAC नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं? पहले हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेंगे और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। दूसरे प्लेस पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, नंबरिंग हम यहाँ से भी कर सकते थे, मगर यहाँ पे नंबर ज़्यादा आ जाएगा, यानी तीसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप दिख रहा है जो हमें नहीं लेना। हमने कहा था कि हम इसमें नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ पे हमारा जो भी अल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो उसमें मिनिमम नंबर आ रहा हो। तो हम यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से। तो कह सकते हैं कि 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन एटम की? 4 की। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरीके से हम लोग ब्रांच चेन की कर सकते हैं। ये ब्रांच चेन अल्केन्स में है। अब इस तरीके से हम लोग ब्रांच चेन अल्कीन्स में भी देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये चेन ऐसे है हमारी और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है कार्बन कार्बन में, और यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप अटैच है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसमें प्रेफरेंस जो है वो सब्स्टिट्यूएंट जो हमारे साथ अटैच है उसको देंगे, और सेकंड पे प्रेफरेंस हम लोग जो बॉन्ड होता है उसको देंगे। तो अब इसका हमें IUPAC नेमिंग करनी है, तो पहले हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेंगे। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट कर ली है। ठीक, अब इसके नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 और 4। दूसरे प्लेस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 2 मिथाइल। उसके बाद ये जो है 5 का है, तो ब्यूट 4 इन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनकी ब्रांचिंग कर सकते हैं। एक और कंपाउंड था हमारे माइंड में जिसमें कि सेकंड प्लेस पे हमारे कार्बन के 2 मिथाइल ग्रुप अटैच थे, इसकी नेमिंग हमें करनी है। तो इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन कार्बन के सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो हमारे कितने कार्बन की है? प्रोपेन 3 की। तो दूसरे पोजीशन पे कहीं से भी नंबरिंग करेंगे, चाहे यहाँ से कर ले चाहे यहाँ से कर लें। सेकंड प्लेस पे हमारे दोनों मिथाइल अटैच हुए देखेंगे हम लोग को। तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये तो हमारे ब्रांच चेन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स में है उसकी है। इस पर हमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना हमें CBSE में हम लोग को पूछा जाता है क्लास 10th लेवल से, तो हमें उतना ही पढ़ना है। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, या इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हमें इतना ही पढ़ना। तो इसके बाद हम लोग IUPAC नेमिंग उनकी करते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है। तो हम उसका डिस्कशन अभी करते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि हमारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में OH होता है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH होता है। तो कहीं पे हमारे CHO ग्रुप होता है। तो हम यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिस्कशन करते हैं अभी। और हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे CBSE क्लास 10 का सिलेबस है, और इससे ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना है।
तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स जिसमें ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि क्लोरीन का एलिमेंट अटैच हो, ब्रोमीन का एलिमेंट अटैच हो, आयोडीन का एलिमेंट अटैच हो। ठीक है, तो सपोज करिए कि 3 कार्बन का कंपाउंड है और इसमें क्लोरीन अटैच है, तो इसका क्या नाम दे सकते हैं? तो इसमें अगर हेलो एल्केन्स की बात करें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हमारे प्रीफिक्स की तरह लग जाएगा इसमें। ठीक है, इसको हम लोग प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं। तो अब इसको हम कह सकते हैं, ये क्या हो गया? क्लोरो प्रोपेन। क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, इसी तरह से कार्बन, 2 कार्बन का है, इसके साथ ब्रोमीन अटैच है, ये प्रीफिक्स की तरह यूज़ हो जाएगा, तो कह सकते हैं इसको हम लोग ब्रोमो इथेन। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये प्रीफिक्स की तरह यूज़ हो रहा है, तभी हमने इसको पहले ले लिया। 4 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, हाइड्रोजन आप अपने हिसाब से इसको लगा लीजिए। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोरो ब्यूटेन। क्लोरो ब्यूटेन। तो IUPAC नेमिंग इसका क्लोरो ब्यूटेन कहा जाएगा। एक चीज़ और है, जैसे कि कुछ कभी कभी हम लोग इनके जनरल नेम से भी बोलते हैं। जैसे सपोज करिए, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया CH3Cl का, तो इसका जनरल नेम मिथाइल क्लोराइड, इसको मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं हम लोग। और इसका IUPAC नेमिंग जो होता है ये क्लोरो मीथेन, क्लोरो मीथेन भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक तो हेलो एल्केन्स के बारे में डिस्कशन किया, और अब हम आते हैं अल्कोहल्स पे। तो अल्कोहल्स जो होता है वो जनरली ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि OH ग्रुप लगा हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग अल्कोहल्स बोलते हैं। जैसे कि हमें इसमें चार्ट में भी दिख रहा है, यानी OH ग्रुप इसमें अटैच होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने बोला था सबसे पहले जब पहला लेक्चर हुआ था कि 1 कार्बन का अगर कंपाउंड है तो रूट वर्ड तो मिथ लेंगे, मिथ, मिथेन। अब इसके साथ ऑल लग जाएगा, क्योंकि IUPAC नेमिंग में हम लोग इसको ऑल लगाते हैं अल्कोहल्स में, तो मिथेनॉल। अगर ये 1 कार्बन का अल्कोहल है, तो 2 कार्बन का अल्कोहल है तो इसको हम लोग कह सकते हैं इथेनॉल। 3 कार्बन का अगर ये अल्कोहल है तो इसको हम कह सकते हैं प्रोपेनॉल। 4 का है तो ब्यूटेनॉल। तो अल्कोहल में ऑल हमें फंक्शनल ग्रुप लगाना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा, जितना हमें यहाँ पे पढ़ना है हमें उतना ही ध्यान रखना है कि हमें अल्कोहल्स हैं हमारे सिलेबस में, और एल्डिहाइड है, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमें इनके अलावा और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो एल्डिहाइड्स में अगर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें CHO ग्रुप लगा हो, CHO ग्रुप का मतलब कि कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हाइड्रोजन का और एक हाइड्रोजन, या ये ग्रुप या ये दोनों एक ही चीज़ है, CHO कह दें, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम कह देंगे कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और इस एल्डिहाइड ग्रुप में जो हम लोग IUPAC यूज़ करते हैं इसके सफिक्स में, वो अल लगाते हैं। ठीक है, अगर कार्बन 1 है तो इसको कह सकते हैं
हम लोग मीथेनल। कार्बन 2 है मीथेनल में, जैसे कि एक कार्बन का बना हुआ तो HCHO। 2 कार्बन का है तो कह सकते हैं इथेनॉल, यानी CH3CHO। 3 कार्बन का अगर एल्डिहाइड है तो क्या कह सकते हैं, प्रोपेनल। तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH2CHO। ठीक है। तो अल्कोहल में भी इसी तरीके से था कि अगर एक कार्बन का हमारे पास अल्कोहल है तो ये मीथेनॉल हो गया था, CH3OH। 2 कार्बन का था अल्कोहल, ऑल लगाया हुआ हमने उसको सफिक्स में, तो ये हो गया CH3CH2OH। प्रोपेनॉल में CH3CH2CH2OH। तो इस तरीके से ये अल्कोहल और एल्डिहाइड्स हमने इसमें पढ़े। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें कि हमें बताना है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और हमें उसकी नेमिंग कैसे किया जाएगा वो देखते हैं हम लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी जिसमें COOH ग्रुप अगर अटैच हो, ठीक है, या इसका दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और यहाँ OH के साथ एक सिंगल बॉन्ड। अगर ये ग्रुप है या ये ग्रुप है, एक ही है दोनों में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहा जाएगा। और इसका जब IUPAC नेमिंग लिखेंगे तो ओइक एसिड लगा देते हैं, ओइक एसिड। तो सपोज करिए कि ये है कंपाउंड हमारे पास, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, ये 2 कार्बन का है तो ये इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक। इसके बाद 3 कार्बन का है तो इसको हम लोग कह सकते हैं प्रोपेनोइक एसिड। इसमें एक चीज़ बस समझने वाली बात है कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि कार्बन है और वो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कार्बन है। अल्कोहल्स में कार्बन नहीं है और वो फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड जिसमें कि कार्बन है और वो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे CHO। तो हम लोग जब भी इनकी IUPAC नेमिंग करेंगे तो हमें इनके उस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को भी कंसिडरेशन में लेना है। ठीक है। जैसे कि एल्डिहाइड था, तो एल्डिहाइड में सपोज करिए हमारे पास HCHO था, तो इनका एक कार्बन का ही एल्डिहाइड है क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप का ही वो कार्बन है। तो हम लोगों ने जब नेमिंग करी थी तो HCHO। इसी तरीके से दूसरे कार्बन में जो हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप था, CHO ग्रुप था, वो फंक्शनल ग्रुप का ही पार्ट है। तो इसमें हमारे पास टोटल कितने कार्बन हो गए, 2 हो गए थे, तो इथेनॉल, हम लोगों ने इथेनॉल ले लिया। ठीक है। इसके बाद कीटोन्स। कीटोन्स में अगर ये वाला ग्रुप हमारा 2 कार्बन के बीच में लगा हुआ है, ठीक है, तो हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कीटोन्स बोलते हैं और इनका IUPAC नेमिंग ओन करके हम लोग डिनोट करते हैं। सपोज करिए कि एक कार्बन ये है और इसके साथ जो सेंट्रल कार्बन है उसमें ये कीटो ग्रुप लगा हुआ है।
तो हम इसका IUPAC नेमिंग देखेंगे, तो इसको नाम हम लोग लिखेंगे प्रोपेनन। इस कीटो ग्रुप के साथ जो साइड जो 2 कार्बन के एटम अटैच होना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोपेनन, अगर 2 कार्बन का बना हुआ कीटो नहीं हो सकता, उसके लिए कम से कम 3 कार्बन की ज़रूरत होगी, तभी हमारा कीटोन पॉसिबल है। तो प्रोपेनन, ब्यूटेनन, पेंटेनन, इस तरीके से कीटोन्स हमारे बनते हैं और हम इनका IUPAC नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमें पढ़ना है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं? होमोलोगस सीरीज ऐसे कंपाउंड जिसका कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होता है, और चाहे वो ब्रांच हो चाहे अनब्रांच हो, मगर वो एक ही फैमिली में आए, तो ऐसे सीरीज को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड with the same functional group and similar chemical properties in which the members of the series can be branch और unbranch, मगर वो एक ही फैमिली में होने चाहिए। ठीक है, तो सपोज करिए कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं होमोलोगस सीरीज में, अल्केन्स में। अगर हमसे कोई पूछता है कि इस अल्केन्स में ये C4H10, इसका कोई एक होमोलोग बताइए, तो इस अल्केन्स में इसकी फैमिली का भी कोई जो कंपाउंड होगा वो उसका होमोलोग होगा। जैसे इसकी फैमिली में हम ले लेते हैं C3H8, ये होमोलोग हुआ। C2H6, ये इसका होमोलोग हुआ, क्योंकि ये तीनों के तीनों अल्केन्स की फैमिली में आ जाते हैं। अगर ये होमोलोग्स होगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है, और ये चाहे ब्रांच हो चाहे अनब्रांच हो, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, एक ही फैमिली में, तो इसीलिए ये होमोलोग्स होंगे। मगर डिफरेंट क्या है इनमें, ये कंपाउंड इससे कैसे डिफर कर रहा है, ये कंपाउंड इससे कैसे डिफर कर रहा है, अगर हम इनको देखें तो इनके जो डिफरेंस है वो है CH2 ग्रुप का। ठीक है, अगर ये CH2 ग्रुप का ही बस एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, यानी इसका जो है 14 माइक्रोन जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट है, जिसकी वजह से ये डिफर कर रहा है। और सपोज करिए कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं अल्कीन्स में, C2H4, इसका दूसरा होमोलोग कौन हो सकता है? C3H6। तीसरा कौन सा हो सकता है? C4H8। ये होमोलोग एक ही फैमिली में, ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ये अल्कीन्स, ये होमोलोग्स, इनमें डिफरेंस क्या है, किस चीज़ का है? ये CH2 ग्रुप का, बस CH2 ग्रुप का एक डिफरेंस आएगा, यानी कि सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो CH2 ग्रुप से डिफर कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करिए अल्कोहल्स ले लेते हैं हम लोग, इनका होमोलोग्स अगर मुझे बताना है, जैसे कि CH3OH, तो इसका होमोलोग C2H5OH या C3H7OH, ये इनके होमोलोग्स हुए, एक ही सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप है, ये इनके होमोलोग्स हो जाएंगे। इस होमोलोग्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं भाई? सबसे पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। जैसे कि अल्केन्स में, अगर हम अल्केन्स का एक एग्जांपल लें, तो इनका एक जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। अल्काइंस का, सभी अल्काइंस का एक जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2।
तो अगर हम n इजकल टू 1 डाल दें, n इजकल टू 2 डालते हैं, तो हमारे इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल कर आ जाएगा। तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। कोई भी जनरल फार्मूला, अल्कोहल का भी अलग है, ये अल्कीन अल्काइंस का बता दिया मैंने। इसके साथ दो होमोलोग्स दे डिफर बाय CS2 ग्रुप। सो टू adjacent homologues differ by CS2 ग्रुप। ठीक है, CS2 ग्रुप का मतलब इसका इतना मॉलिक्यूलर वेट का फर्क पड़ेगा। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑल द कंपाउंड्स ऑफ homologs shows similar chemical properties। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, the members of the homologous series shows a gradual change in their physical properties with increase in molecular mass। they show a gradual change in their physical properties with increase in molecular mass। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा कि होमोलोगस सीरीज़ क्या क्या है, कौन कौन से कंपाउंड्स हम उनको होमोलोगस सीरीज़ में रखते हैं, एक ही फैमिली में रखते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, और उनका जो दो एडजेसेंट होमोलोग्स में जो डिफरेंस होता है वो CS2 ग्रुप का होता है। इसके बाद हम आते हैं कार्बन के और कंपाउंड्स के ऊपर, जैसे कि थोड़ा डिस्कशन हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम पे भी करेंगे। तो जनरली जब हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। ये एनर्जी जो है हमारी कई वेरियस फॉर्म्स में, जैसे कुकिंग फूड, वाटर, रनिंग जनरेटर्स, इंजन्स ऑफ मोटर कार्स। तो अब ये जो फ्यूल्स यूज़ करते हैं ये भाई हमारे कार्बन कंपाउंड्स का ही एक पार्ट है, कार्बन कंपाउंड्स। और ये कार्बन कंपाउंड्स के काफ़ी यूटिलिटीज़ हैं। तो जैसे कि फ्यूल्स में कोल, कोक, चारकोल, तो ये सब हमारे फ्यूल्स में आते हैं। तो इसी में सबसे पहले हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे, कोल। कोल कैसे बनता है। तो जनरली कोल जो होता है, इट इज़ formed by decomposition of large plants and trees buried under the earth million years ago। They are formed, coal is formed by decomposition of large plants and animals नहीं, ट्रीज, क्योंकि एनिमल्स का तो हमें पेट्रोलियम में यूज़ करना है। प्लांट्स एंड ट्रीज बरीड अंडर अर्थ मिलियन ईयर्स अगो। यानी जो हमारे प्लांट्स कई साल पहले, मिलियन ऑफ ईयर्स पहले
जो मर गए और दब गए, तो उनका धीरे धीरे टाइम के हिसाब से डिकम्पोजिशन हुआ। जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़, अर्थ को एक वल्कनोज आई, और धीरे 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 उनके ऊपर सैंड, क्ले, वाटर, इस तरीके के डिपोजिशन होना शुरू हो गया। तो फिर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के देखते हुए वो कोल में कन्वर्ट हो गए। तो डिपोजिशन ऑफ sand, clay over them, and due to temperature and pressure, due to high temperature and pressure, it is converted into coal. So this is how the coal is formed. तो कोल जनरली ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, डार्क कलर का विस्कस सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कोल का हमारा फॉर्मेशन हुआ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है, जैसे पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल होता है, उस तरीके से कोल भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल माना जाता है। तो इट इज़ डिकम्पोजिशन, इट इज़ फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज प्लांट्स एंड ट्रीज। दे आर बरीड अंडर द अर्थ मिलियन ईयर्स अगो, and over the million years ago the deposition of the sand, clay takes place, and due to high temperature and pressure this is converted into coal. Okay. तो कोल का बहुत यूज़ होता है जनरली, हम लोग इसको घर में भी यूज़ करते हैं और लोग बाहर भी यूज़ करते हैं इसको, इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में। पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिकम्पोजिशन of small plants and animals buried under the sea, buried under the sea or ocean million years ago. Their bodies sank to the bottom of the sea. सबसे नीचे इनकी जो बॉडी होती है ये बिल्कुल डूब जाती है समुंदर के बिल्कुल बॉटम पर। And they are covered with mud, ठीक है। इन पे मड की और सैंड की डिपोजिशन शुरू हो जाता है। और साथ में हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर के होते हुए ये जो प्लांट्स एनिमल्स है ये हमारे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ड्यू टू द हाई टेम्परेचर and pressure this dead remains of the plants and animals it convert into the petroleum। और ये पेट्रोलियम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन वैक्स, पेट्रोलियम ऑयल, नेचुरल गैस। तो इसके बहुत सारे हमारे पास इसके प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम जानते हैं इसको। तो कोल एंड पेट्रोलियम में हमें इतना ही पढ़ना है।
इसके बाद हमें इस पे थोड़ा सा बात करनी है कि कुछ सब्सटेंसेस जिन्हें हम लोग जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो कहीं पे हमें फ्लेम नज़र आती है, तो कहीं पे हमें फ्लेम, वो भी ब्लू फ्लेम नज़र आती है, तो कहीं पे हमें येलो फ्लेम भी देखने को मिलती है। तो जनरली ब्लू फ्लेम हमें कब नज़र आती है, तो वो देखते हैं। जैसे कि हम लोग जहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको अगर हम बर्न करें और वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशेंट हो, ठीक है, यानी फ्यूल्स दे बर्न कंप्लीटली, फ्यूल्स दे बर्न कंप्लीटली, तो ऐसे फ्यूल्स को हम लोग जिसमें कि फ्यूल्स जो हैं दे कम्प्लीटली बर्न, और वहाँ पे कोई सूटी फ्लेम या स्मोकी फ्लेम नज़र नहीं आता, तो इनकी जो फ्लेम होती है वो हमारी ब्लू फ्लेम होती दिखती है। जैसे कि सपोज करिए एग्जांपल है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे किचन में कुकिंग गैस होती है, वो इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, यानी इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, यानी नॉन लुमिनस फ्लेम। तो जनरली इसके अंदर जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि ब्यूटेन है, तो वो हमारे एलपीजी में है। अल्केन्स होते हैं हमारे, नॉर्मली ब्यूटेन्स वगैरह, नॉर्मल ब्यूटेन, ये एलपीजी में होता है। तो जितने भी अल्केन्स होंगे वो हमारे ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। और इसमें जो कार्बन अगर बर्न करेगा तो यानी ऑक्सीजन सप्लाई इसमें सफिशेंट है। कभी ऑक्सीजन सप्लाई इनसफिशेंट हो गई तो ये फ्यूल्स हमारे येलो फ्लेम से जलने लगते हैं, ठीक है। जहाँ पे अगर ऑक्सीजन सप्लाई इनसफिशेंट है, फ्यूल्स बर्न इनकम्प्लीटली, चाहे उसमें अल्केन्स ही हो, मगर अगर ऑक्सीजन सप्लाई हमारी इनकम्प्लीट है तो हमारे येलो फ्लेम देखने को मिलेगी। तो जनरली ब्लू और फ्लेम और येलोइश फ्लेम है। साथ में अगर हम लोग एक बात ये थी कि अगर अल्कीन्स को बर्न करते हैं, जिसमें कि डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में, या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन और कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं, अगर हम उनको बर्न करते हैं तो हम देखेंगे कि जलाने पे या बर्न करने पे लॉट ऑफ स्मोक और सूटी फ्लेम इज प्रोड्यूस, जबकि सूटी फ्लेम और स्मोक इधर नहीं प्रोड्यूस होता है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी सफिशिएंट है, कम्प्लीटली बर्न कर रहा है तो ब्लू फ्लेम, अगर इनकम्प्लीट हो बर्न कर रहा है तो येलो फ्लेम, और इसमें सूटी फ्लेम भी अगर प्रोड्यूस हो जाती है अगर वो इनसफिशिएंट बर्निंग हो रही है तो, और एयर की। तो ये हमने पढ़ा इसमें। इसके बाद कार्बन कंपाउंड्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि कंबशन, कंबशन में जैसे कंबशन का मतलब बर्निंग। तो हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी कार्बन का कोई भी कंपाउंड लें और उसे बर्न करते हैं, तो बर्न करने पे ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें एज अ प्रोडक्ट देगा, और साथ में इसके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे बर्न इन एयर विद अ ब्लू नॉन सूटी फ्लेम, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे बर्न विद अ सूटी फ्लेम, ठीक है, ओके। तो चाहे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा, उसका कंबशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर देगा। से अल्कोहल ले लेते हैं हम लोग, इथेनॉल, इथेनॉल का कंबशन अगर हम लोग करते हैं तो इसमें भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे, हम उनकी अगर कंबशन करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलेगा, ठीक है।
चाहे हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, चाहे हम कीटोन ले लें, चाहे हम अल्कीन ले लें, चाहे अल्काइन ले लें, अगर हम इनको बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम हाइड्रोकार्बन के रिप्लेस होते हैं दूसरे एटम के साथ, जैसे कि क्लोरीन है या ब्रोमीन है। तो रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स of a hydrocarbon are replaced by some other atoms like क्लोरीन ले लीजिए, ब्रोमीन ले लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर क्लोरीन से है तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन से है तो ब्रोमिनेशन। तो अब ये कैसे करता है, कैसे इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो देखते हैं। सपोज करिए कि हम यहाँ पे मीथेन लेते हैं और इसका हम क्लोरीनेशन कर देते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइट होना बहुत ज़रूरी है, सनलाइट का होना ज़रूरी है। अब इस मीथेन में जो हमारे पास एक हाइड्रोजन था वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है क्लोरीन के द्वारा, तो ये बना देता है CH3Cl और प्लस HCl। CH3Cl का फर्दर अगर क्लोरीनेशन करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में तो CH2Cl2 और साथ में HCl, फिर CH2Cl2 का फिर क्लोरीनेशन करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो CH3Cl CHCl3 CHCl3 प्लस HCl और CHCl3 की क्लोरीनेशन करते हैं, वही सेम कंडीशन सनलाइट, तो ये CCl4। तो सब्स्टिट्यूशन तब तक चलता रहता है जब तक कि इसके चारों की चारों हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है वो है एडिशन रिएक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडिशन रिएक्शन के अंदर खास बात होती है कि दिस रिएक्शंस ऑलवेज टेक प्लेस इन अल्कीन्स और अल्काइंस, यानी ऐसे कंपाउंड जो कि अनसैचुरेटेड होंगे, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ही ये एडिशन रिएक्शन हमें देखने को मिलेंगी। फॉर इंस्टेंस सपोज करिए हमारे पास अल्कीन्स हैं, इथीन ले लिया हमने और हम इसका एडिशन रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ, और इसमें हमें कैटलिस्ट लेना पड़ेगा निकल के या फिर पैलेडियम ले सकते हैं। इनको हीट करें तो ये CH3 यानी इथेन बनाएगा। कह सकते हैं कि हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिए थे और जब हम इसका एडिशन रिएक्शन कर देंगे यानी हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया तो हमें फाइनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल गया। तो इसमें ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, दिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
an unsaturated hydrocarbon to obtain a saturated हाइड्रोकार्बन। इसको हम लोग कह सकते हैं एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्योंकि हमने इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, जो बहुत पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में, बहुत सालों से आ रहा है। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स क्या होते हैं? तो सपोज करिए कि हम लोग कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं या अनसैचुरेटेड फैट लेते हैं। ये अनसैचुरेटेड फैट हो गया। ये आर जो मैंने लगाया हुआ है ये अल्काइल ग्रुप है इसके साथ। ये वेजिटेबल ऑयल है। वेजिटेबल ऑयल का मतलब ये हमारा अनसैचुरेटेड फैट है। ये हमारा अनसैचुरेटेड फैट है। हम इसकी हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, यानी हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। और कंडीशन हमारे पास निकल कैटलिस्ट होना चाहिए और हम इसको हीट कर रहे हैं। यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए एक हाइड्रोजन इधर जाके आ जाएगा एक कार्बन पे, और एक कार्बन दूसरे कार्बन पे दूसरा हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ये हमारा कहा जाता है वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी या इसको कह सकते हैं सैचुरेटेड फैट। ये वेजिटेबल ऑयल हमारा लिक्विड स्टेट में था और जब इसका हाइड्रोजनेशन किया तो ये हमारा सॉलिड स्टेट में हो गया। वेजिटेबल ऑयल जिसमें कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, फैट्स हैं इसमें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो दे आर गुड फॉर हेल्थ। दे आर गुड फॉर हेल्थ। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वेजिटेबल ऑयल दे आर गुड फॉर हेल्थ। दूसरी तरफ हाइड्रोजनेशन के बाद जब हमें ये वेजिटेबल घी मिलता है, जैसे वेजिटेबल घी, तो दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये सैचुरेटेड फैट्स वेजिटेबल घी दे आर ऑब्टेन बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ये बहुत नुकसान करता है, जैसे कि डालडा, रत एग्जाम्पल। इस फॉर्म में जो हमारे वेजिटेबल घी प्रोड्यूस होता है तो ये हार्मफुल होता है। और ये वेजिटेबल ऑयल्स जनरली आपके जितने ऑयल्स होते हैं, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, तो जो खाना बनाते वक्त हम लोग जो ऑयल्स यूज़ करते हैं वो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इथेनॉल, ये हमारे सीबीएसई चैप्टर में है, सीबीएसई में है, सीबीएसई बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल को हम लोग इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। जनरल फार्मूला है इसका C2H5OH। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये जो इथेनॉल होता है ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस लिक्विड होता है और बहुत प्लेजेंट स्मेल होती है
इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, प्लेजेंट स्मेल होती है। वॉलेटाइल लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे कम होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 78 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इस पे ये बर्न कर जाएगा, मेल्ट बॉयल कर जाएगा। इथेनॉल कोवेलेंट बॉन्ड है। इथेनॉल डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन आयन, सो इट्स अ न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक, इस पे लिटमस पेपर का कोई असर नहीं होता, नो इफेक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस इसमें नहीं है। अगर इथेनॉल में 5% वाटर है, इथेनॉल में अगर 5% वाटर है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं ये रेक्टिफाइड स्पिरिट है। रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये रेक्टिफाइड स्पिरिट जो बेसिकली होता है ये कमर्शियल अल्कोहल होता है हमारा। और अगर 100% प्योर अल्कोहल है तो हम लोग उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। अगर 100% प्योर अल्कोहल है एब्सोल्यूट अल्कोहल, और अगर इथेनॉल 100% नहीं है, 5% भी वाटर मिला तो रेक्टिफाइड स्पिरिट, और उसको हम लोग कमर्शियली यूज़ करते हैं, कमर्शियल पर्पस पे यूज़ करते हैं जनरली। तो थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज़ इथेनॉल की देखते हैं कि कंबशन, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर हम लोग इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कंबशन कर रहे हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट देगा। ठीक है, यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और हम उसको बर्न करते हैं, कंबशन करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट देगा। इथेनॉल जनरली हम लोग एक एडिटिव की तरह यूज़ करते हैं, पेट्रोल में ऐड किया जाता है इसको। जनरली और कंट्रीज़ में भी, जैसे ब्राज़ील है, तो वहाँ पे भी इथेनॉल और पेट्रोल कार में यूज़ किया जाता है, एडिटिव की तरह यूज़ करते हैं हम लोग। इथेनॉल क्लीन फ्यूल होता है क्योंकि ये बहुत हार्मलेस प्रोडक्ट्स देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसलिए बहुत ये क्लीन फ्यूल है। इसमें फिर आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन पढ़ने के लिए हम लोग एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ऑक्सीडेशन जो है अल्कोहल का कुछ कैटलिस्ट के साथ, कुछ कैटलिस्ट हम लोग इसमें यूज़ करते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं और ये पूरे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर जो एजेंट्स हम पढ़ते हैं उसमें एक है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। इस पोटेशियम परमैंगनेट में हम लोग थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, जिससे कि ये अल्कलाइन KMnO4 हो जाता है। तो ये हमारी जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन के पर्पस से यूज़ करते हैं। एक और हम रिएजेंट लेते हैं, जैसे कि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम लोग थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं और ये हमारा जो हो जाता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, क्योंकि हमने सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा मिक्स किया इसके साथ, और ये भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये दो रिएजेंट हमें याद करने पड़ेंगे। अगर ये दो रिएजेंट हैं और हम लोग अल्कोहल्स के रिएक्शन में इसको यूज़ कर रहे हैं,
तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा अल्कोहल को। फॉर इंस्टेंस कि सपोज करिए कि हमने यहाँ पे इथेनॉल जैसे लिया हुआ है CH3CH2OH, और इसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। इसमें नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिला है हमें। ये नेसेंट ऑक्सीजन है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन हमारा आया कहाँ से? फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने इसमें कौन सा लिया था? पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड या फिर KMnO4, कोई भी एक ले लेंगे। तो हमने इसमें मान लीजिए कि अल्कलाइन KMnO4 ले लिया। अल्कलाइन KMnO4 यानी KMnO4 में हमने थोड़ा सा NaOH डाल दिया। तो अल्कोहल जो होते हैं वो एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। जितने नंबर के हमारा अल्कोहल है, जितने कार्बन के नंबर हमारे अल्कोहल में, इथेनॉल में 2 कार्बन का है, तो उतने ही कार्बन का हमें एसिड भी मिलेगा। जैसे CH3COOH और वाटर। अगर हम प्रोपेनॉल ले लेते तो हमें प्रोपेनोइक एसिड मिलता। इथेनॉल लिया है हमने तो इथेनोइक एसिड मिला। तो इस तरीके से हमारा ये एसिड इसमें प्रोड्यूस हुआ। अगर हम अल्कोहल लेते हैं और उसमें हम ये रिएजेंट डाल देते हैं अल्कलाइन KMnO4, तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा और ये एसिड में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। तीसरा रिएक्शन है सोडियम मेटल्स का के साथ इथेनॉल का। C2H5OH प्लस सोडियम मेटल gives C2H5O माइनस प्लस सोडियम आयंस प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो सोडियम इथॉक्साइड देता है यानी C2H5ONa, ये सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। अब इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। कौन सी गैस रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस का? टेस्ट कैसे करते हैं? ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है जब हम इसको बर्निंग स्प्लिंटर के पास ले जाते हैं, तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। चौथा रिएक्शन है इसमें डिहाइड्रेशन का। अगर हम अल्कोहल लेते हैं CH3CH2OH और इसमें हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं 170 डिग्री के सेल्सियस पे, तो ये डिहाइड्रेट करेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको रिमूव कर देता है, और जब वाटर मॉलिक्यूल्स उस अल्कोहल में रिमूव कर देता है इसमें, तो ये अल्कीन्स बना देता है यानी इथीन बना देता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। तो ये डिहाइड्रेशन की तरह यूज़ होता है। इसमें जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज़ करते हैं ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो जनरली जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं, इसमें केमिकल रिएक्शंस जब भी पढ़ते हैं तो हमें उसके रिएजेंट्स याद करने चाहिए कि हम उसमें कौन से इसका रिएजेंट या कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है। पांचवा रिएक्शन है ईस्टरिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग इथेनॉल का एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि C2H5OH हमारा इथेनॉल है और हम इसका रिएक्शन करते हैं एसिटिक एसिड के साथ CH3COOH के साथ। वो भी हम इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें ईस्टर मिलेगा CH3COOC2H5। ये इथाइल एसीटेट होता है, ये इथाइल, और ये पोर्शन जो होता है एसीटेट, तो हम लोग इसको इथाइल एसीटेट बोलते हैं। ये ईस्टर है और इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही बढ़िया होती है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। स्वीटनेस जो है वो इस ईस्टर की वजह से आता है, और साथ में हमें वाटर मिलता है। तो ये हमारा जिस रिएक्शन जिसमें कि हमारा अल्कोहल यानी ये अल्कोहल इथेनॉल
और ये एस्टिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड, इसको एस्टिक एसिड बोल दें या इसको इथेनोइक एसिड बोल दें। तो ये हमें ईस्टर बनाता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। और ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम लोग ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो लगभग बहुत पूछा जाता है, सीबीएसई में एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। अल्कोहल का यूजेस क्या होते हैं? ये सबसे पहला यूज़ है कि पेंट्स और वार्निशेस के मैन्युफैक्चर में इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मेडिसिन्स में, परफ्यूम्स में, डाइज में अल्कोहल का बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत यूज़ किया जाता है। ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह भी यूज़ होता है। सॉल्वेंट काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं मगर वो इथाइल अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं, तो इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। ये पेट्रोल में एडिटिव की तरह यूज़ किया, पेट्रोल में मिलाया जाता है इसको, यूज्ड एज अ फ्यूल। स्पिरिट लैंप्स में भी इसको यूज़ करते हैं और अल्कोहलिक ड्रिंक्स में भी। कहीं कहीं पे ये एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज़ में लाया जाता है। अल्कोहल के बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सपोज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट ऐसा होता है कि ये हमारे मेंटल एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है। जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है उसको स्लो डाउन करता है। इट स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। ठीक, तो जो ब्रेन होता है वो जजमेंट नहीं ले पाता और आदमी की एक्टिविटी भी बहुत कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। अल्कोहल जो होता है वो मेंटल रिस्ट्रेन भी क्रिएट करता है कभी कभी, तो ये इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं हमें। इसके बाद डीनेचुर्ड अल्कोहल या डीनेचुर्ड इथेनॉल की बात करते हैं हम लोग। बहुत सारे इथाइल अल्कोहल हमारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, तो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, कई जगह भी यूज़ करते हैं हम लोग, जिसकी वजह से ये जो इथाइल अल्कोहल या ये इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो होता है ये काफ़ी चीपर होता है। ये जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स होते हैं क्योंकि इसका इतना ज़्यादा यूज़ होता है तो ये बहुत चीपर होते हैं। तो अब इसका कोई मिसयूज़ ना करें, यानी कोई इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ना रखें, तो इस इथाइल अल्कोहल में हम लोग कुछ सब्सटेंसेस ऐड कर देते हैं, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस ऐड कर देते हैं। वी ऐड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक, जैसे कि मीथेनॉल या फिर पायरिडीन, ये सब्सटेंसेस में हम लोग ऐड करते हैं, या कभी कभी कॉपर सल्फेट। तो अब इनके ऐड करने से क्या हो जाता है, दिस इथाइल अल्कोहल इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। नाउ द इथाइल अल्कोहल इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो अब हम इसको कहते हैं डीनेचुर्ड अल्कोहल। डीनेचुर्ड अल्कोहल बेसिकली इज इथाइल अल्कोहल विच हैज़ बीन मेड अनफिट for drinking purposes by adding some small amount of the poisonous substances like methanol, pyridine, copper sulfate वगैरह वगैरह।
तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड के बारे में बताएंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ में हम लोग सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो हमें आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को, और